आज से राजस्थान प्रीलिम्स के लिए हम स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। ये स्प्रिंग बोर्ड का काफ़ी अच्छा माना जाता है राजस्थान पीसीएस के लिए। तो पहला टेस्ट हमने हिस्ट्री का डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने हिस्ट्री अभी पूरा तरीके से पढ़ा नहीं है। एक या दो क्लास आई है अभी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की जैसी पूरी क्लास आएंगी तो हम पहले टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 यानी कि इंडियन पॉलिटी का, बिकॉज इंडियन पॉलिटी की हमने ऑलरेडी घटना चक्र पूरी कवर कराई हुई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, सारी क्लासेस हैं उसकी। दूसरी हमने राजस्थान की पॉलिटी डिस्कस कर ली है, तो इसलिए हम टेस्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें जिससे कि आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि टाइम कम है। तो टाइम कम है, आपको अपने रिवीजन पर और टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारत का परिसंघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। पहली चीज तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, संगठक राज्यों को उससे अलग होने का अधिकार भी नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। तो इनमें से कौन सा अनुसरण करता है? तो ये दोनों बातें ठीक हैं। क्लियर है? इंग्लिश वाले इंग्लिश के स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रियासतों के भारत में विलय होने का सही कालानुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन विलय हुआ था, उसके बाद में कौन हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था अक्टूबर 1947 में कश्मीर का विलय हुआ था, विलय पत्र द्वारा ही विलय किया गया था। तो सबसे पहले कश्मीर आएगा इसमें। तो कश्मीर आपका तीसरे पे है, तो तीसरा जिसमें आएगा वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं जूनागढ़ की डेट। तो जूनागढ़ का जो विलय हुआ था वो जनमत संग्रह द्वारा हुआ था। यहाँ पे जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा कब? फरवरी 1948 में। वहीं तीसरी बात करें हम हैदराबाद की, तो ये नवंबर 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ था पुलिस कार्रवाई द्वारा। तो इनमें से हो सकता है कि डेट ना पूछ के आपसे ये कार्रवाई पूछ ले, तो कैसे कैसे इनका विलय हुआ था, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा हुआ था, जूनागढ़ का जनमत संग्रह द्वारा, जैसे जूना जैसे जनमत, और हैदराबाद का हुआ था पुलिस कार्रवाई द्वारा। क्लियर है? तो आपका आंसर आया था दूसरा, ये सेकंड आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का मूल ढांचा माना था? तो कौन सा बात था? तो ये था एल चंद्र कुमार बाद। जबकि मूल ढांचे से संबंधित कौन सा था? वो केशवानंद भारती केस भी मूल ढांचे से संबंधित था। तो ये कब हुआ था? एल चंद्र कुमार बाद, क्योंकि इसमें कहीं भी इसमें केशवानंद भारती का जिक्र नहीं है, तो ये भी मामला इससे रिलेटेड था। ये एल चंद्र कुमार बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को संविधान के मूल ढांचे को माना था। इसे केवल ये आर्टिकल 32 की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर पूरे संविधान के मूल ढांचे की बात करें तो संविधान के मूल ढांचे को माना था केशवानंद भारती मामला 1973 में माना गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका एल चंद्रा कुमार केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 15 का भाग 3 महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, आर्टिकल 16 का भाग 4 पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्ति में पदों का आरक्षण दिखाता है, ये बात भी ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 15 का 5 सभी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग SC/ST के प्रवेश हेतु विशेष उपबंध करता है, तो सभी नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया। चौथा है, आर्टिकल 16 का भाग 6 EBS हेतु नियुक्ति में आरक्षण 10% की बात करता है, तो ये चौथा भी सही है। तो इनमें केवल 3 युग्म सही हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंदिरा साहनी बाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राज्य सेवाओं में आरक्षण से संबंधित है। तो इसने कहा था कि इसमें जो है आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण। तो कब आए थे? ये 1993 में आए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत सभी मूल अधिकारों में पूर्ण प्रकृति वाला एकमात्र अनुच्छेद है। तो ये पहला स्टेटमेंट कथन हो गया। कारण है, अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। तो देखिए, RA और R दोनों सही हैं, RA का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि D इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण गैर कानूनी है, तो अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है कि आपको कौन सा इसमें किस कैटेगरी में रखा गया है। बात करते हैं राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाना। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये गांधीवादी है। गांधीवादी राज्य के निर्देशक तत्व में, देखिए ये संविधान में बंटवारा नहीं किया गया, लेकिन ये सहूलियत के हिसाब से
ये रखा गया है पढ़ने के लिए कि आपको टेंशन ना हो जाता है। तो दूसरा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये उदारवादी में नहीं है तो ये गलत हो गया। तीसरा है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो ये भी गलत है, तो ये उदारवादी में है। तो इसका पहला केवल सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 42 में संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल उपबंध कौन से हैं? तो पहला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39 के क्या में शामिल किया गया था। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, आर्टिकल 43 के क्या में शामिल किया गया। सहकारी समितियों का उन्नयन, ये इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो ये तीसरा जिसमें आएगा गलत हो जाएगा वो। तो हमारा आंसर आ गया ए। चौथा भी सही है, पर्यावरण भेद संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो देखिए जितने भी अधिकतर आप देख लोगे क्या क्या वाले आए थे वो 42 में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे, तो इसका पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है आपको। तो पहला कथन है कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को गैर न्यायोचित विशेषता के साथ संविधान में शामिल किया, तो ये बात ठीक है। कारण क्या था? नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्तीय बाधाओं का ध्यान में रखा गया था, तो ये दोनों बातें ठीक है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। क्लियर है? तो पहला इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो पहला है मूल अधिकारों की स्थिति नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप में है, तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है, तो ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं, तो इनमें से दोनों बातें ठीक है, तो कोई भी मतलब ये डी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना के किस शब्द को शामिल नहीं किया गया? तो आप जानते हैं कि 1976 में 3 शब्दों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन थे इसमें? पंथनिरपेक्ष था, ये पंथनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया, और ये तीसरा ये नहीं था, इसमें बंधुता नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित युग्मों की संख्या बतानी है आपको। देखिए लोकतांत्रिक में क्या होता है, राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। दूसरा संप्रभुत्व में राज्य अपने सभी मामलों में स्वतंत्र होता है। तीसरे की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि 2 को घुमा दिया गया है, लोकतंत्र की परिभाषा चेंज कर दी है, बाकी ये गणतंत्र की, बाकी 2 पंथनिरपेक्ष और आपका ये दूसरा संप्रभुत्व, ये ठीक है, तो इनमें से 2 सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में किन तत्वों का सीधा संबंध मूल अधिकारों से है? तो किसका है? धर्मनिरपेक्षता और समता का संबंध मूल अधिकारों से है, तो पहला इसमें ठीक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं बताने हैं। तो देखिए प्रस्तावना भारत संविधान का भाग है परंतु इसका बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, तो पहली बात ठीक है। दूसरी बात कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये बात गलत है, यानी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट। तीसरा है संसद की शक्तियों पर नियंत्रित करता है, तो ये बात भी गलत है। चौथा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो ये बात ठीक है, तो पहला और चौथा इसमें आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में सम्मिलित अधिकार थे, कौन कौन से थे? तो संपत्ति का अधिकार पहले शामिल था, बाद में हटा दिया गया है 44 में संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद में व्यावसायिक अधिकार इसमें शामिल था, व्यावसायिक अधिकार तो अभी भी शामिल है, तो लेकिन बाद में होता, लेकिन ये बात कर रहा है कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में पहला और चौथा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विधि का समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन बताना आपको। असत्य कथन कौन सा है? तो ये इसका जो है, ये कह रहा है कि इसको जो है इंग्लैंड से लिया गया है, तो यही इसका असत्य है, विधि का समान संरक्षण। नेक्स्ट चलते हैं, मैतेई लोग मणिपुर के निवासी हैं किंतु उन्हें अपने ही राज्य में नागा और कुकी जनजाति हेतु संरक्षित क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं है। नागा एवं कुकी जनजाति को यह संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 19 के 5 के तहत ये मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 19 के 2 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित निम्नलिखित युक्त निबंधों में से कौन से मूल संविधान का भाग नहीं थे? तो कौन से नहीं थे इसमें? संपूर्णता एवं अखंडता, तीसरा अप्रधान उद्दीपन, और चौथा सार्वजनिक व्यवस्था, तो ये जो है बाद में शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की विशेषता क्या है? तो अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव प्रदान करना, राजनीतिक स्वतंत्रता में समानता पैदा करना, भारत में यह संवैधानिक ये अधिकार है, बाकी 61वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, तो ये चारों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये 61वां संविधान संशोधन जान लो किससे रिलेटेड था? तो 89 में क्या हुआ था कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी।
नेक्स्ट है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका था? तो भीमराव अम्बेडकर जी का ये कथन था। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आप जानते हैं कि 12 सदस्य थे। कभी कभी पूछ लेता कौन इसमें नहीं था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो एस रॉय थे, बनर्जी थे, डीपी सिंह थे, गोखले थे, बसंत साठे, अतुल्य थे, बीएन गाडगिल, दिनेश गोस्वामी, सीएम स्टीफन, रजनी पटेल, शहीद मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ प्रावधान है और संवैधानिक संशोधन किससे रिलेटेड है। तो पहले की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से उसमें दिया गया था? तो ये 102 के तहत दिया गया था ये। वहीं बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? ये संविधान संशोधन रिलेटेड 103वां। तो तीसरा दूसरा आपका ये आंसर आ जाता है। वहीं बात करें जीएसटी की तो ये 101वां है। बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण ये 100वां है। तो सी आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, 104 में संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में कथनों की जांच करनी है। तो कौन सा कथन इसमें ठीक है? तो एससी व एसटी समुदाय के लिए लोकसभा व विधानसभा में 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। पहली बात ठीक है। दूसरा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये बात भी ठीक है। तीसरा देखते हैं, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण राज्य विधानसभा अपने अनुसार तय करेगी। तो ये गलत है। पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अभी ऐसे इसमें कुछ नहीं किया गया है। तो ये पहला और दूसरा केवल ठीक है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, भारत पाक 1958 के समझौते के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र के समर्पण हेतु कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किन किन प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो कौन से? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो पहला दूसरा तीसरा आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे कौन कौन? एक तो एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे थे बी.डी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और बी.डी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करनी है। तो पहला है, सर्वाधिक संख्या हिंदू समुदाय की थी। दूसरा, एंग्लो इंडियन समुदाय भारतीय संविधान का भाग नहीं था। तो ये पहली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात गलत है। दूसरा ये भी भाग था इसका। तीसरा, महिलाओं को संविधान सभा में मात्र 9 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये बात भी गलत है, 15 सीटें प्राप्त हुई थी। चौथा है, पारसी समुदाय को भी संविधान सभा में जगह प्राप्त हुई थी। तो ये बात भी ठीक है। तो पहला और चौथा इसमें ठीक है। तो कितने एंग्लो इंडियन थे? 3 एंग्लो इंडियन थे संविधान सभा में। 15 महिला सीटें थी, 4 सीटें सिख व 3 सीटें पारसी को दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, संसद की प्रकलन समिति के संदर्भ में बताना है आपको। देखिए इसका गठन पहली बार सही पूछ रहा है। इसका गठन पहली बार 1950 में कृष्णा मेनन की समिति की सिफारिशों पर किया गया था। तो ये गलत है। अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1921 में हुई थी ये। लेकिन जो इसका पहला गठन हुआ था 1950 में हुआ था। किसके? उसमें सिफारिश पर जॉन मंथाई की। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। पहला स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो गया। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं प्रकलन समिति में। तो आप जानते होंगे केवल इसमें जो है लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, किसी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, नहीं चुना जा सकता। तो ये बात भी गलत है। इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर है। तो देखिए अब देख लेते हैं इसके। पहली बार देखा था तो 1921 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कब? लेकिन गठन कब हुआ? 1950 में जॉन मंथाई की सिफारिश पर। जबकि कृष्णा मेनन की सिफारिश की उस पर हुई थी सार्वजनिक उपकरणों की समिति। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में 30 कर दिए गए हैं। और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति कौन है? तो कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी द्वारा लड़ी जा सकने वाली सीटों की अधिकतम संख्या 2 है। तो ये बात ठीक है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी लोकसभा में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हुआ हो। तो ये बात गलत है। अभी ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, बट ये डिमांड की जा रही है। निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों द्वारा किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है? तो कौन कौन से प्रस्ताव? विशेष अधिकार प्रस्ताव द्वारा या फिर निंदा प्रस्ताव द्वारा। तो या फिर ध्यान इसके द्वारा नहीं की जा सकती।
तो पहला और दूसरा आपका आंसर आ जाता है। ये ध्यान आकर्षण कब लाया जाता है? तो संसद में किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मामले को उठाया जाता है, तो उसको कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में। दूसरी में क्या? दूसरी में वेतन है। नेक्स्ट देखते हैं, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होने चाहिए। तो उसमें कहीं भी मतलब खेल का ये मेंशन नहीं है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से उत्कृष्ट करने के लिए 12 सदस्य होने चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहला और तीसरा, पहला इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें नहीं होता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में पहचान करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान का उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो पहली बात ठीक है। दूसरी बात देखते हैं कि संविधान में संविधान के उल्लंघन के पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तो स्पष्ट रूप से तो बहुत सारी चीज़ें संविधान में परिभाषित नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा जिसमें आएगा वो आपका गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा गलत है। महाभियोग प्रक्रिया केवल लोकसभा में आरंभ की जा सकती है, कहीं पर भी की जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कहीं पर स्टार्ट की जा सकती है। तीसरा भी जिसमें आएगा गलत हो गया, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, जबकि ये मतलब वोट तो करते हैं जब इलेक्ट करते हैं इसको, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल के तहत चलाई जाती है? आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी विभाग में चलाई जा सकती है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध अनिर्वाचित हुए थे कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी, ये छठे राष्ट्रपति थे, 1977 से 1982 तक निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वें राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में किसी राज्य के विधायक का मत मूल्य निम्न में से कौन सी जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया था? तो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया था, और ये 84वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक इस गणना का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अगर कोई निर्वाचक यानी कि इलेक्टोरल निवारक निरोध के अंतर्गत हो तो वह डाक पत्र से अपना मत उपयोग भेज सकता है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा है, निर्वाचक को मत पत्र की सभी वरीयताएं भरनी आवश्यक है, तो ये बात गलत है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्रदान की गई? तो आप जानते हैं कि वीटो शक्तियां किसमें? आर्टिकल 111 में। कौन कौन सी वीटो हैं? एक तो निरपेक्ष वीटो हो गई, निलंबनकारी वीटो हो गई और पॉकेट वीटो हो गई, बट भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्या है? ये विधायी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के बाद भी पदभार बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में राष्ट्रपति पद केवल 2 बार ही निर्वाचित किया, भारत में राष्ट्रपति पद हेतु केवल 2 बार ही निर्वाचित किया सकता, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। आर्टिकल 56 के तहत क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की होती है, लेकिन वो अपने कार्यकाल के बाद भी बनाए रह सकते हैं जब तक क्या उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। और 57वां आर्टिकल क्या कहता है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? अमेरिका में सिस्टम है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार निर्वाचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्दावली और अर्थ इसका क्या है? तो पहले देखते हैं कि लघुकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, लघुकरण का अर्थ होता है कि दंड के स्वरूप को बदलना, दंड के स्वरूप को बदलना। वहीं परिहार का अर्थ क्या होता है? परिहार का अर्थ है सजा की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन अवधि कम कर दी जाती है, परिहार में अवधि कम कर दी जाती है। वहीं अगर देखें विराम में, तो विराम में दोषी की सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना।
क्षमा में क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरे तरीके से क्षमा कर देता है। तो इसमें दूसरा आपका ये क्वेश्चन आंसर ठीक है। तो ये अनुच्छेद किस में है, ये क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पर विचार करना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है, ये बात ठीक है। दूसरा, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अवश्य नहीं, भाई साहब आवश्यक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है इसमें। तीसरा है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांगे की जा सकती नहीं की जा सकती, तो केवल पहला इसमें ठीक है। क्लियर है। तो देखिए यह है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की ये पूर्वानुमति आवश्यक है। दूसरा है कि 111 में अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही की जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्या की जाती है, अब ये भी देख लेते हैं। सुरक्षा मामलों की समिति, ये सुरक्षा मामलों की, दूसरा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तीसरा है नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, चौथा है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो ये गलत है। पांचवा निवेश एवं वृद्धि द्वारा मंत्रिमंडलीय समिति, और छठा है आपका रोजगार एवं कौशल मंत्रिमंडलीय समिति। तो इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निकायों में किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो किसकी, राष्ट्रीय एकता परिषद की, नीति आयोग की, जीएसटी परिषद की नहीं की जाती है। जीएसटी परिषद का कौन होता है, वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, कौन, वित्त मंत्री। तो जिस जो सा तीसरे में आएगा वो गलत हो जाएगा, तीसरा इनमें दो में आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाता है सी, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय जल संसाधन के ये प्रधानमंत्री, जीएसटी का आप देखते हैं वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री भी इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कौन से हैं वो, तो आपके बीपी सिंह है, एचडी देवगौड़ा है, और तीसरा नरेंद्र मोदी हैं। तो पहला दूसरा तीसरा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद नहीं थे, तो कौन कौन नहीं थे, तो एचडी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा संसद नहीं थे, तो तीसरा चौथा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करता है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब क्षेत्र को संविधान संशोधन अधिनियम से सम्मिलित करना है। तो पहले की बात करते हैं दादरा और नगर हवेली की, तो ये 10वां संविधान संशोधन के तहत लाया था। गोवा दमन दीप, तो ये कौन सा था, ये 12वां था। और सिक्किम तो आपको सबको पता ही है, सिक्किम का 35वां था, तो उसके मिलान कर दिए, तीसरे का तीसरा था, तो आपका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मंत्री परिषद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद नहीं, यहाँ पर अगर लोकसभा होता तो आपका आंसर ठीक हो जाता, तो ये दूसरा गलत हो गया। दूसरा जिसमें आ गया वो आपका गलत हो जाएगा, आपका ए और डी बचा, तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा, यदि मंत्री 6 माह की अवधि में संसद के किसी सदस्य नहीं बन पाता है सदन का, तो वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, तो ये भी बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के बारे में आपको बताना है। इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1921 में किया गया था, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई प्रमुख नेता होता है, कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं, 22। तो ये चारों बातें ठीक हैं। तो 15 लोकसभा से होते हैं, 7 इसमें राज्यसभा से होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान के परिवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और क्षेत्रों को सम्मिलित करना है इसमें। तो पहले देखिए, अब तो ये श्रेणी खत्म की गई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पुराना क्वेश्चन है। तो पहले में देखिए, कै श्रेणी में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, कै श्रेणी में कौन थे, कै श्रेणी में आपके विधानमंडल सहित 5 देश रियासत, गै श्रेणी में थे 5 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें थे अंडमान निकोबार। तो पहला आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित युग्म है, तो पहले का देखिए 151 में है कैग की वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें 150 में क्या कैग कार्यालय के खर्चे के भारत के संचित पर भारत भी है, तो यह जो है ये गलत है। तीसरा है 149 केंद्र व राज्यों के लेखाओं का रखरखाव करने का। 48 है कैग को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
150 क्या है कि केंद्र व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है, जबकि इसके कार्यालय खर्च भारत के संचित निधि से उल्लेख 148 के मतलब 6 भाग में किया गया है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65, जो भी पहले होगा वही इसका कार्यकाल होगा। कौन से में आर्टिकल 148 के 1 में दे रखा है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की स्वतंत्रता संबंधित बिंदुओं का आपको परीक्षण करना है। तो पहला है केक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है जो संचित निधि पर भारित है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसकी नियुक्ति एवं पदमुक्ति दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद निर्भर होती है। तो ये बात गलत है। संवैधानिक पद हो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, संविधान के तहत केक को व्यापक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो की शक्ति होती है। पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि कारण क्या है, यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वह इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन सा कथन सत्य है देखना है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। तो ये बात ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, 42 में संविधान संशोधन 1976 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। तो ये बात गलत है। पहला स्टेटमेंट ठीक है इसमें। तो ये कौन सा था? ये 24वां संविधान संशोधन 1971 था। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया था। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा 42वां संविधान, तो ये 24वां संविधान संशोधन था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 कहता है कि सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्ति के संविस्तारण ही है। तो ये बात कौन सा असत्य है बताना। तो ये बात ठीक है। दूसरा, अध्यादेश उस समय में जारी किया जा सकता है जब कोई युद्ध या बाह्यक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ना हो। तो ये बात भी ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है, इसमें से असत्य कोई भी बात नहीं है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने तथा संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह। तो इसका टाइम 6 माह प्लस 6 सप्ताह होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 352 के अधीन आपात से कोई अपरिहार्य संबंध नहीं है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में कथनों का अवलोकन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन सा असत्य है ये बताना। तो पहली बात गलत है, तो क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये करता है क्षमादान। दूसरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति भारतीय राष्ट्रपति को केवल संघीय सरकारों के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में क्षमादान का अधिकार है। तो ये बात भी गलत है। तो दोनों बातें स्टार्टिंग की गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य को पहचानना है। इसमें राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये बात ठीक है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह ऐसी जातियों और मूलवंश या जनजातियाँ निर्दिष्ट करे जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाए। ये बात भी ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रपति को केंद्रीय सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति है। तो ये बात भी ठीक है। चौथा, राष्ट्रपति को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है। तो ये बात गलत है। इसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिल पाता है? तो कौन सी में? राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर। ठीक है, उसके अंतर्गत तो ये है कि जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताना है कि विचार करना कौन सी बात इसमें से असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति पद को कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये बात गलत है। कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दूसरा है, अब जी असत्य बताना, तो ये हो नहीं सकते, इनमें से कोई सा आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए निर्मित किया गया है। तो ये बात तो ठीक है। इस पद पर उम्मीदवार हेतु लोकसभा के सदस्य की योग्यता होना अनिवार्य है। तो ये बात गलत है। राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति राज्यसभा का ही सभापति होता है। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण का उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है। ये गलत है। तो वर्णित है। तो पहला और तीसरा इसमें से गलत है। ठीक है, दूसरा ये वर्णित नहीं है, बात तो ठीक है। इसमें पहला और तीसरा गलत है, दूसरा बात ठीक है। दूसरा और चौथी बात ठीक है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अब तक 14 व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। पहला स्टेटमेंट है। तो ये बात ठीक है। उपराष्ट्रपति की
पुनर्निर्वाचन की पात्रता संविधान में उल्लेख किया गया है, तो ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है, तो बात ये गलत है। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण, ये पृथक्करण किसमें होता है? अध्यक्षता शासन व्यवस्था की विशेषता है वो। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में सीमित किया गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, ये कब हुआ था? 1967 में सीमित किया गया था। नेक्स्ट है, एक तरफ तो विषय है, दूसरी तरफ संविधान ये संशोधन है। दल बदल का आप सब जानते हैं, दल बदल किससे रिलेटेड था? तो ये था ये बामन से, ये संविधान संशोधन बामन, दल बदल। दूसरी बात करें, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, 61वां संविधान संशोधन। तीसरा है, 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन था। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया गया था, 51वां संविधान संशोधन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका की बात चल रही, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट तरफ दे रखें तो असम्मिलित बताना है इसमें, तो एक तो इसमें अनुच्छेद दे रखें, दूसरा उपबंध दे रखा है। तो इसमें आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति चुनने जाने के लिए योग्यता दे रखी है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं है 59 में। इसमें कार्यकाल की दशाएं दे रखी हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले, तो इसमें दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कब? एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच वे फैसले संसद में होते हैं तथा संसद फैसला अंतिम होता है, तो ये बात तो गलत है, आपको सही बताना है। तो पहला जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ये बात तो ठीक है। तीसरा, यदि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति अवैध घोषित की जाती है तो संसद की घोषणा पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे, तो अवैध नहीं माने जाते हैं। तो दूसरा केवल स्टेटमेंट ठीक है। तो अंतिम फैसला किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का होता है। नेक्स्ट है कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो ये बात सही है। तो भारत में राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद और उपबंध दे रखे हैं, तो इनमें से सम्मिलित करना है। कौन सा है सम्मिलित है, मतलब जो गलत है वो बताना आपको। तो पहला है, 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का मेंशन किया हुआ है। 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया, तो कार्यकाल नहीं है इसमें, ये गलत है, तो यानी कि आपका दूसरा आंसर आ जाता है। 69 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का शपथ है। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़े हुए मामले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं होते क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये होते हैं शामिल। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य होते हैं, इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, असत्य कथन को बताना है, कौन सा असत्य है। पहला है कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन पाता है, तो ये बात गलत है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, तो इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की बात ही होती है। दूसरी बात ये ठीक है। असत्य बताना, तो असत्य पहला वाला असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य बताना है इसमें से भी। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख केवल अनुच्छेद 76 में है, तो ये असत्य है। दूसरा, 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया, तो ये दोनों बातें गलत हैं। तो महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत के अन्य कानून में महाधिवक्ता हो गया, अपर महाधिवक्ता हो गया, वे महान्यायवादी की उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं, तो ये भी है, इसमें महाधिवक्ता का भी उल्लेख किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख 76 के अतिरिक्त 88 में भी किया गया है, तो ये आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन है कि भारत में संघ स्तर पर उच्चतम न्यायालय तथा राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, पहली बात ठीक है। दूसरा है, भारत में द्वैध न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो ये बात गलत है, एकीकृत है यहाँ पर व्यवस्था, एक केंद्र के लिए एक दूसरा राज्यों के लिए, तो ये बात गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर व्यवस्था कैसी एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 79 है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में असत्य कथन को आपको बताना है कौन सा असत्य है। पहला है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो असत्य बताना है, पहली बात ठीक है। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को 2/3 का समर्थन होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। तीसरा है, न्यायाधीश को हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए, ये बात ठीक है। चौथा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी को महाभियोग द्वारा हटाया गया, तो अभी तक किसी को नहीं हटाएगा, तो ये चौथी बात गलत है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल किए गए हैं। तो पहला ये इसमें नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, संचित निधि से व्यय और न्याय क्षेत्र के आचरण पर बहस नहीं। ये कटौती तो ये कुछ ऐसा होता नहीं है, तो ये गलत है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर ये भी गलत है, तो इसमें कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायिक समीक्षा के संबंध में सत्य कथन पर बताना है कौन सा कथन सत्य है न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड। तो पहला ये है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, भारत में संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, दूसरी बात ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान संशोधन के द्वारा कटौती की जा सकती है, तो ये बात गलत है। चौथा, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता की जांच की जाती है, तो पहला, दूसरा, चौथा इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अधिनियम अथवा आदेश को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अगर वह आदेश या अधिनियम मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता तो अब उसको चुनौती दी जा सकती है। अगर वह आदेश या अधिनियम उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर है जिससे इसे बनाया गया, तो ये भी चुनौती दी जा सकती है। अगर वह आदेश या अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है तो भी चुनौती दी जा सकती है, यानी कि सभी इसमें बातें ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र यूएसए की तुलना में विस्तृत है, तो ये बात ठीक है। भारतीय संविधान में यथोचित विधि प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तरजीह दी गई है, तो ये बात गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र अमेरिका की तुलना में ये सीमित है, तो सॉरी ये मतलब पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर सीमित है, अमेरिका की तुलना में अमेरिका में ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। और ये आर सही है और ए गलत है, यहाँ पे ने फेरबदल कर दिया था, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। ये गलत है और ये सही है। चलिए नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश मामले में परामर्श का मतलब सही सहमति प्रकट करना कहा गया है, तो कौन से में, ये द्वितीय न्यायाधीश मामले में कहा गया है ये। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताओं के संबंध में आपको बताना है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, उसे किसी उच्च न्यायालय को कम से कम 5 साल से अधिक न्यायाधीश होना चाहिए। और साथ में संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, ये बात भी ठीक है। तो तीनों बातें इसमें ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले आते हैं, तो ये बात तो गलत है, संवैधानिक नहीं दूसरे मामले भी आते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, तो दूसरी बात भी ठीक है, दूसरी बात ठीक है, पहली बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी राज्य के संघ से अलग होने के पक्ष पोषण यानी समर्थन को वाक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर संरक्षण नहीं मिलेगा, यह प्रावधान किया गया कहाँ पे, 16वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कब, 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शामिल है। तो पहला है मंत्रियों की नियुक्ति, दूसरा राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, तो ये शामिल नहीं है। मंत्री लोकसभा मंत्रियों की अधिकतम संख्या, ये ठीक है। इसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बने रहेंगे, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में, तो ये बात गलत है। मंत्री को वेतन एवं भत्ते, तो ये 4 बातें ये शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक की कार्रवाई शून्यकाल से शुरू होती है, ये बात गलत है। दूसरा, यह संसद सदस्यों के बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति देता है, ये बात ठीक है। संसद की प्रक्रिया के नियमों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, तो दूसरा तीसरा बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत को चुनना है, इसमें कौन सा गलत है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये बात गलत है। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्यों की निरर्थता के संबंध में अनुच्छेद 102 में निम्नलिखित में किस प्रावधान का उल्लेख नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यदि उसे दोषी ठहराया जाता तो 2 साल या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती, तो ये बात गलत है, ये इसमें उल्लेख नहीं बताया गया है। तो 102 में किस किस का उल्लेख किया गया है? अयोग्यताएं, यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और उसके लिए अयोग्य होगा। कौन से? यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद अगर रखता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित ऐसा किया गया है, अनुचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, यह कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य होगा। क्लियर है? तो ये जो 2 साल वाली शर्त है तो वो ये इसमें है RPA 1951 में। नेक्स्ट है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है इसके द्वारा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म विधेयक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी सम्मिलित करना है कि कौन सी समिति का इस टाइम पर अध्यक्ष है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? उसके समिति का अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति के हैं संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति के संतोष कुमार गंगवार। तो पहला, दूसरा, तीसरा आंसर आ जाता है। लोकसभा की पहली बैठक आयोजित कब की गई थी? तो ये की गई थी 13 मई 1952 में। सारे 1952 दे रखे हैं, बट 13 मई 1952 इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं, तो ये बात गलत है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, इसमें फेरबदल कर दिया है, ये बात भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, अल्प सूचना पत्रों मंत्री की सहमति के बाद स्वीकार किए जाते हैं, तो ये बात ठीक है, तो इसमें केवल तीसरा ठीक है। तारांकित प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बट लेकिन प्रश्न पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित जो है लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते बाद में। तीसरा, नेक्स्ट देखते हैं 98, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताना आपको कि वह लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से चुना जाता है, तो ये बात कौन सा सही है? तो एक बात गलत है। वह अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, तो ये बात भी गलत है। राष्ट्रपति स्वयं उसे शपथ दिलाता है, ये बात ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता, बट यहाँ पे कह दिया था कि अपने सदस्यों में से खुद चुनते हैं, तो ये बात गलत हो गई। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के पास स्पीकर की सभी शक्तियाँ होती हैं। वह निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्हें संसद के सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कौन सा कथन सही है? दूसरा है, वह भारत के राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकता है, तो ये बात गलत है, पहली भी गलत है। उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं दे सकता, ये बात गलत है। जब लोकसभा भंग होती है तब अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है और निर्वाचित लोकसभा की बैठक में बना रहता है, तो ये बात ठीक है। तो इस्तीफा किसको देगा? वो उपसभापति को इस्तीफा देगा वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत के परिसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसके द्वारा जारी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती चुनौती। तो कब का परिसीमन आयोग बने? 1952, 62, 72 और 2 में बने हैं, 4 बार स्थापित किया जा चुका है इसे। देखिए, इसके आदेश जो होते हैं अंतिम होते हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो संसद और विधानसभा क्षेत्रों की वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना के आधारित है। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि यानी कि आदिल और केरी के बीच में 7 और 6 के अनुपात में बांटी जाती है। तो आदिल का आधा हिस्सा केरी के कुल हिस्से का 850 है, तो धनराशि कितनी होगी? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा कराए जाएंगे, तो इसका आंसर है 4420। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आप सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर है ए। उसके बाद 103 का आंसर है बी, 9400। 104 का आंसर है आपका सी। 105 का आंसर है आपका ए। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसी सेट में जो हमारी दूसरी टीम है, दूसरी टीम का सदस्य इसको कराएंगे। तो 106 का आंसर है, अभी मैं फिलहाल करा देता हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद में हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। 107 का आंसर है आपका डी।
108 का आंसर है आपका बी। 109 का आंसर है आपका डी। 110 का आंसर है आपका ए। 111 का आंसर है आपका डी। 112 का आंसर है आपका बी। 113 का आंसर है आपका ए। 114 का आंसर देख लेते हैं बी। 115 का आंसर है डी। 116 का आंसर है आपका डी। 117 का आंसर है आपका सी। 118 का आंसर है आपका डी। 119 का आंसर है आपका डी। 120 का आंसर है आपका सी। अब 121 का देख लेते हैं। देखिए, राज्यविका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अक्टूबर 2011 में स्थापित एक स्वायत्त परिषद है। तो कब स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी अक्टूबर 2010 में। तो यहाँ पे 2010 आएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह ग्रामीण गरीबों की पहचान के लिए सहभागी पहचान प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना की आंकड़ों का प्रयोग करता है। तो दूसरी बात ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और आर्थिक परिवर्तन परियोजना, जिसे भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्य कार्यान्वयन संस्थान है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। कब आई थी? 2008 में आई थी। इसको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बताना है इसमें। तो कौन सा गलत है? इसके अंतर्गत आवेदक 30 दिन में यदि रोजगार उपलब्ध न कराए तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है। तो 30 दिन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट। तो पहला ही गलत है। दूसरा, इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू की गई है। तो अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो भत्ता दिया जाता है। तो वहाँ पे दे रखा था 30 दिन, तो 15 दिन आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अमृत सरोवर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर का विकास करना। यह है, या फिर देश के हर जिले में 75, तो हर जिले में 75 सरोवरों का विकास करना है। ठीक है, तो आपका ए आंसर आ गया। ये मतलब जिसमें दे रखा ए आंसर है। तो ये कब आया था? ये 24 अप्रैल 2020 को आया था, 22 को आया था। नेक्स्ट चलते हैं, 31 मार्च 2022 तक राज्य की ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये है ग्रामीण सड़कों की 1,86,462 किलोमीटर। कुल का कितना है? 88% है। वहीं पर राजस्थान गांव की देखें हैं तो 43,264 गांव हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सरकार के अंबेडकर भवन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर भवन निर्माण हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो 50 लाख का प्रावधान किया गया है। पुरानी योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए राज्य भर में क्रियान्वित योजनाओं को चयन करें। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तीसरी है मगरा क्षेत्र विकास परियोजना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उन उपक्षेत्रों का चयन कीजिए जिनका प्रतिनिधित्व रोडा यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो किसका? लघु खनिज, ऊन और कपड़ा और चमड़ा का। तो रोडा की स्थापना कब की गई थी? ये आपको पता होना चाहिए, 1995 में स्थापना की गई थी इसकी। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? चमड़ा हो गया, ऊन, कपड़ा और गौण खनिज। राजस्थान में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारंभ की गई थी कब? ये की गई थी 2022-23 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि ये प्रदेश के दुर्गम, दुरुस्त व पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। नेक्स्ट है, पुनरुद्धान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कथनों पर विचार करना है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। तो दोनों बातें ठीक हैं। ये कब आई थी? 2018-19 में। 60-40 का वित्त है इसमें, सेंटर का और स्टेट का। राजस्थान में कुल वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ तो 16 वस्तुएं हैं ये। तो रूड़ा राज्य में शिल्प के लिए जीआई प्राप्त करने का काम करती है। अब बात करते हैं विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट मुख्यतः फोकस प्रवासी पर शरणार्थियों पर किया गया है। तो असत्य कथन बताना है, तो ये बात तो सत्य है। दूसरा, प्रवासियों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो दूसरी बात भी ठीक है। इसको अंकटाड द्वारा जारी किया गया, तो ये बात गलत है। इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 132वां क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित है? तो मिलेट्स ये मोटा अनाज स्थान कौन सा भाई? मोटे अनाज का स्थान है जोधपुर। तो देखा होगा आपने पीछे। एपीकल्चर की बात करते हैं, तो एपीकल्चर में को टोंक है। एपीकल्चर आपका आ गया टोंक, बी का चौथा। तो बी का चौथा भाई किसमें? ए का तीसरा, बी का चौथा ये आ गया। ब्लॉकचेन, ये पहले ब्लू पोल्ट्री के देख लेते हैं। ब्लू पोल्ट्री आप सब जानते हैं जयपुर है, और ब्लॉकचेन तकनीक कोटा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत द्वारा इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर की गई थी।
दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सभी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को लक्षित करता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्ली की 7 प्रजातियाँ प्राकृतिक आवास में निवास करती हैं। तो ये कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर 7 एक साथ रहती हैं। तो पहला और दूसरा ठीक है, तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट ठीक हैं। शुरुआत कभी थी 9 अप्रैल 2023 को हुई थी ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता के संदर्भ में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में ये वर्तमान में भारत के 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाली नवीनतम पार्टी है। तीसरा स्टेटमेंट है 4 राज्यों का क्षेत्रीय दल का दर्जा राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक आधार है। तो ये तीनों बातें इसमें से ठीक हैं। क्लियर है। अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं अभी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। देखिए ऑपरेशन दे रखे हैं अभी हाल के, और दूसरी तरफ दे रखे हैं। तो आपको पता होगा ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया था? ये सूडान में चलाया गया था। तो पहले का दूसरा आ गया। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पे चलाया गया था? देवी शक्ति चलाया गया था आपका अफगानिस्तान में। ऑपरेशन गंगा आप जानते हैं कि कहाँ पे चलाया गया था? ये यूक्रेन में चलाया गया था। तो इसमें दूसरा, पहला, तीसरा आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो टूरिज्म ये किया गया था उदयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप। कब? अप्रैल में। ये सॉरी उदयपुर में नहीं, ये जयपुर में किया गया था। कब? अप्रैल में किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट है कौन सा नाटो का नवीनतम सदस्य बना है? तो नाटो का कौन बना है? फिनलैंड बना है। कौन सा? 31वां सदस्य बना है। नाटो कब बना था? ये 1949 में बना था। 31 सदस्य हो जाएंगे इसके अब। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मुख्यालय है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हुआ है। भारत 1 स्वर्ण सहित 14 कुल पदक जीते, और अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये 3 बातें ठीक हैं। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं, तो कोई भी असत्य नहीं है इसमें। तो डी आंसर आ गया। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 7वें स्थान पर रहा कुल 14 पदक लेकर। भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। कजाकिस्तान, जापान और ईरान 3 शीर्ष देश पर हैं। तो 3 ऊपर का एक को तो पता होना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों को आपको पहचान करना, सूचीबद्ध सूची 2 से मिलाना है। तो पहला संजीता चानू, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है भारत तोलक हैं। वहीं बात करें प्रियांशु राजावत, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके बैडमिंटन से। तीसरी बात करें ज्योति सुरेखा वेमन, ये तीरंदाजी से। डेनियल मेंदेव, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो बी आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मिला है CR राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच मोटिव फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार करना है? तो ये इसका विकास विश्व बैंक द्वारा किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि मैच से तात्पर्य परिस्थितिक जिसके तहत एक व्यक्ति अवसर की तलाश में आगे बढ़ता है। तीसरा क्या है? मोटिव प्रवासियों के कौशल एवं गंतव्य की आवश्यकता से तालमेल को संदर्भित करता है। तो केवल पहला सही है, बाकी इसमें इन्होंने फेरबदल कर दिया है। तो केवल पहला सही है इसमें। नेक्स्ट है नाटो प्लस में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो नाटो प्लस में बात करें तो जापान हो गया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद में इजराइल हो गया। ये नाटो प्लस कंट्री में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नाटो प्लस में कौन है? 5 देश हैं जिन्हें 5IB के नाम से भी जाना था। तो नाटो से बाहर के अमेरिकी सहयोगी शामिल कौन से? ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन है? ये इटली ने लगाया है प्रतिबंध ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है राज्य की खुशहाली रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसको जो है SDN द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि राजस्थान ने 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 27वां स्थान हासिल किया है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है इसमें। तो ये कौन सा सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। ये SDN द्वारा जारी नहीं किया जाता, बस उसकी तर्ज पर जारी किया जाता है। तो ये कंसल्टेंसी द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। आपको राजस्थान की रैंकिंग पता होनी चाहिए, कितनी? 27 रैंकिंग है राजस्थान की। पहले स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो दूसरा और तीसरा ठीक है इसमें। तो कौन निकालता है? देखिए इसको निकालता है हैप्पी प्लस कंसल्टेंसी ने निकाला है इसको। राजस्थान का कौन सा? 27वां स्थान है। पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जबकि अंतिम स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ पर स्थित है? ये है आपका जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसके बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह विश्व में सैन्य व्यय पर निगरानी रखने वाला अंतर सरकारी संगठन है। तो ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है, एक गैर सरकारी संगठन है ये। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
सीड सैन्य व्यय करने वाले राष्ट्रों में भारत चौथे स्थान पर है, तो ये बात ठीक है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, ये बात भी ठीक है। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, तो ये बात भी ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Y2G20 का एक एंगेजमेंट ग्रुप है कि बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसकी बैठक हुई है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में है? कौन कौन है इसमें? ईरान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रसिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। मुख्यालय कहाँ पर? आप जानते हैं कि बीजिंग चाइना में मुख्यालय है। नेक्स्ट इसके देखिए कौन कौन सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य की अगर बात करें, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था और ईरान को हाल ही में शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत किस निकाय का सदस्य है? तो भारत जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य है, तो तीसरा इसमें स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिगो यानी कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक वेधशाला है जो गुरुत्व तरंगों का पता लगाने में सक्षम है। दूसरा स्टेटमेंट है, लिगो की तर्ज पर लिगो इंडिया की शुरुआत हिंगोली महाराष्ट्र में की गई है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं। तो ये हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये टेस्ट नंबर 2 था। टेस्ट नंबर 1 हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि उसमें हिस्ट्री का पार्ट दे रखा पूरा, और हिस्ट्री हमने जो है अभी पढ़ाया नहीं है। तो जैसे ही हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।